नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज इस लाइव डिस्कशन में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में, बिहार चुनाव में चल रहे बेरोजगारी के मुद्दे, पलायन के मुद्दे के बारे में, और साथ ही साथ जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है सिपाही भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और साथ ही साथ ये कहा कि ये सिलसिला अभी और आगे भी जारी रहेगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता राजेश पोद्दार जी मौजूद है। पोद्दार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पोद्दार जी, ये जो बिहार में कल नियुक्ति पत्र बांटे गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो इस पर जो आपकी विपक्षी पार्टी है तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, उनका कहना है कि ये उनकी आप लोग नकल कर रहे हैं। उन्होंने जो है 17-18 महीने जब उनका राज था तो उन्होंने 5.5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस विषय पे आज श्रीवास्तव जी हम लोग बात कर रहे हैं बहुत अच्छा विषय है, और इस विषय पे जनता के, आपके माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूं कि 2020 में हमारा जो संकल्प था, हमारी पार्टी की एनडीए का एक निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जितने भी सहयोगी साथी था, उनके एक निर्णय था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देने की बात कही। 10 लाख नौकरी जब हम लोगों की बात हुई तो 2021 में इसका वैकेंसी को निकाला गया। 2021 में जब वैकेंसी निकली विभाग के द्वारा, चाहे 7 निश्चय के द्वारा, पार्ट 2 के द्वारा, तो उस समय में हम लोगों ने नौकरी देने की बात कही, लेकिन दुर्भाग्य से 2022 में लगभग नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ चले गए। तेजस्वी जी ने 17 महीने की सरकार रही, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार जी थे। नौकरी किनके रीजन में वैकेंसी निकाली गई? और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की के समय में निकाली गई नौकरी। वही नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें कि 17 महीने में हमने नौकरी दी। नौकरी असल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों से देने का काम किया, पहला। दूसरा, जब नौकरी का वितरण दी जा रही थी, नौकरी अभ्यर्थियों को हाथ में सौंपा जा रहा था गांधी मैदान के अंदर, उस समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की फोटो नहीं लगी थी, जिसपे पूरे बिहार में उस समय में महागठबंधन में बवाल भी हुआ था। आलोक मेहता शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कही कि हमारी सरकार, तेजस्वी जी की सरकार ने नौकरी दी। उसी समय में नीतीश कुमार जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था श्रीवास्तव जी, और कहा था कि ये नौकरी जो है माननीय नीतीश कुमार जी की नौकरी है, आलोक मेहता जी, ये नौकरी बिहार सरकार की नौकरी है, राष्ट्रीय जनता दल की नौकरी नहीं है। ना राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी घोषणा की थी। उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी की ही फोटो लगती थी और किसी भी व्यक्ति की फोटो उसमें नहीं लगती थी। उस समय भी नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया। लेकिन रही आज की बात हम जब करते हैं, और आज की जो विषय है तेजस्वी जी की नौकरी की बात करें, तो पुराने हम लोग श्रीवास्तव जी पुराने में जाएं तो उन्होंने बिहार के अंदर नौकरी दी, उसके बदले में रेलवे के समय में जमीन ली, जो अभी प्रतीक होता है, भ्रष्टाचार का प्रतीक होता है। और मामला जो पटियाला कोर्ट में चल रहा है, चाहे ईडी और सीबीआई के यहाँ इस मामला को चल रहा है, सारे मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी के बदले में जमीन लोगों को लिया है। तो इस तेजस्वी जी को बहलाने और फुसलाने की बात है। उन्होंने कब नौकरी की बात की? लालू जी के रीजन में लाठी में तेल पिलाते थे, बात करते थे। तेजस्वी जी के पिताजी राबड़ी देवी जी, माता जी, जब नौकरी की बात आई तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया गया था बिहार के अंदर, कि ताकि विद्यार्थी चरवाहा विद्यालय में जाके पढ़े। तो ये उनकी नौकरी का पैमाना था, नौकरी का मापदंड था। इन लोगों ने बिहार को लूटा है। रही बात आज की बात हम करें बिहार सरकार की, जब से हमारी सरकार बनी है 2005 और 2010 के बीच में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख नौकरी 2005 और 10 के बीच में दिया है, जो शिक्षक, पुलिस और पंचायती विभाग में हम लोगों ने देने का काम किया। 2010 और 15 की बात करें तो 2 लाख नौकरी उस समय भी हम लोगों ने 5 साल के वर्षों में देने का काम किया, शिक्षक नियोजन में, और स्वास्थ्य कर्मी और सिपाही को देने का काम किया। 2015 और 20 की बात करें लगभग 1.25 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया, जिसमें शिक्षक है, पुलिस है और क्लर्क को देने का काम हम लोगों ने किया है। और 2020 की बात करें तो हम लोगों ने 10 लाख
नौकरी की घोषणा की और रोजगार भी हम लोगों ने दिया। आज बिहार के अंदर हम लोगों ने 30 लाख लोगों को रोजगार भी दिया है। और लेकिन 10 लाख नौकरी की घोषणा के बाद भी सरकार ने सोचा कि 12 लाख नौकरी हम लोग पूरा करेंगे। लगभग 2,25,000 नौकरी जो सिपाहियों को देने की बात आई, उस अभ्यर्थी को हम लोगों ने चयनित करने का काम किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कल किस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और उसके बाद विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में लगभग 21,000 अभ्यर्थियों को, पुलिस कर्मियों को हम लोगों ने नौकरी प्रदान की है। और बाकी रही 2 लाख नौकरी हम लोग सरकार, आने वाली सरकार चाहे या नवंबर में हम लोग पूरा करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो मतलब आपने जो आंकड़ा बताया राजेश भाई, तो उसका मतलब कि आपने अभी तक जो 20 साल का शासन है उसमें तकरीबन जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसके हिसाब से 7 लाख रोजगार आपने, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, 7 लाख सरकारी नौकरी आपने मुहैया कराए हैं। अगर टोटल जो आप अभी आंकड़ा हमारे सामने पेश कर रहे थे तो बात तो 10 लाख की थी, तो 10 लाख में ये जो टारगेट था 10 लाख या 12 लाख जो भी आप कह रहे हैं, ये कैसे पूरा करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 5 लाख नौकरी दी और 2020 से लेकर 25 तक लगभग हम अभी 10 लाख नौकरी दे चुके हैं लगभग में। और 2,25,000 जो हम लोगों ने पुलिस कर्मियों की नौकरी जो निकाली है वो नवंबर के माह में हम लोग पूरा कर लेंगे, जिसमें 21,000 नौकरी का कल मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से अभ्यर्थी को देने का काम किए। लगभग हम 12 लाख को पूरा करेंगे नवंबर तक और उस पे हम लोग चयनित करने के लिए, उसके एग्जाम लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया और कैबिनेट ने ही पास किया है। जून के माह में कैबिनेट ने पास कर दिया है कि इस नौकरी होनी चाहिए 2025 की जून में। और रही बात लगातार जो चयनित हो रहे हैं, और हम लोगों का लगातार है कि बिहार के अंदर एक विकास मॉडल खड़ा हो और हम लोगों ने करके दिखाया। देखिए श्रीवास्तव जी, आज विषय बिहार विकास की बात थी और विषय गुजरात की विकास की बात थी। एक सपना के किसी ने साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना को साकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा थी कि बिहार विकसित हो, गुजरात विकसित हो, और 2 लोगों को चयनित किया, नीतीश कुमार जी को, देश के प्रधानमंत्री जो अभी तत्कालीन है, और लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे उनको भी लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो इस तरह से राजेश पोद्दार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि नीतीश सरकार जो पिछले 20 सालों में यहाँ पर शासन कर रही है बिहार में, उसने 15 लाख जो है वो नौकरियां मुहैया कराई हैं। तो काफी बड़ी जो है ये उपलब्धि मानी जा सकती है अगर बिहार सरकार की बात करें तो। बावजूद इसके जो है अभी भी काफी कुछ काम करना बाकी है। जैसे 2 मुख्य कारण हैं जो इस बार बिहार चुनाव में सामने आए भी हैं, और वो है पहला वो है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा है वो है पलायन का। पलायन कैसे रुके बिहार से? पलायन चाहे वो छात्रों का हो, पलायन चाहे वो रोजगार के लिए हो, पलायन चाहे वो मजदूरी के लिए हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में बिहारी लोग जो है वो देश के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि विदेश में भी जाते हैं और वो वहां पर जो है नौकरी पेशा करते हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और इस मुद्दे को इस बार चुनाव में बड़ी जोर शोर से उठाया गया है और इसे उठाने वाले हैं सबसे अगर मुखर तरीके से कोई उठा रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कल परसों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 2,90,00,000 की जो आबादी है वो बिहार से पलायन की हुई है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो टोटल वोटरों की संख्या है वो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास है और उसमें से तकरीबन जो है वो आप समझिए कि 2 करोड़ लोग जो है वो बाहर हैं। और तो पलायन इस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा है। राजेश जी से हमारा संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। राजेश भाई, ये बताइए कि चलिए रोजगार के फ्रंट पे आप काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आपका कहना है कि 12 लाख नौकरियां जो वादा किया था वो उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बिहार में है वो है पलायन का, और वो भी कुछ कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ है।
सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पलायन का मुद्दा इस बार अगर बात करें प्रशांत किशोर की, वो बहुत तेजी से उठा रहे हैं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी कल बयान आया कि हम जो है कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे बिहारियों को जो है प्रदेश छोड़ के वापस न जाना पड़े। तो ये जो पलायन का मुद्दा है, इस पे आपकी पार्टी का क्या रवैया है? देखिए श्रीवास्तव जी, पलायन जो शब्द है और पलायन पे हम लोगों ने लगातार काम किया है। चाहे आप देख सकते हैं कि बरौनी का खाद हो, चाहे एचपीसीएल का पेट्रोलियम का विभाग हो, हम लोगों ने काम किया। औरंगाबाद में एनटीपीसी के द्वारा अभी एक बड़ा उद्योग लगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब आए तो वहां भी 50,000 करोड़ रुपया देकर वहां एक उद्योग लगाने का काम किया। तो हम लोग लगातार पलायन को रोकने के लिए, पलायन को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, और आप देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने बिहार के जितने भी पदाधिकारी थे, कि बिहार के जितने भी लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, तो हमारे पदाधिकारी जाकर उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। उसी भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बार बार कह रहे हैं कि नए वोटरों को क्यों जोड़ा जा रहा है, विषय बना हुआ है, लेकिन हम लोग उनको लाने के लिए तत्पर तैयार हैं, उनको अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, बिहार में लगभग श्रीवास्तव जी 23 मुख्यमंत्री आज तक बने हैं, 23 और 23 में 18 कांग्रेस का था, और 18 कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। एक मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कांग्रेस के कृष्ण बाबू ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 17 मुख्यमंत्री का पलायन हुआ, पलायन शब्द वहीं से आया। और कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री था कि 4 दिन, 16 दिन, 32 दिन, 3 साल, 2 साल, और सभी को कांग्रेस ने ठगा है। चाहे वो हम भोला शास्त्री की बात कर लें, चाहे हम सतीश सिंह की बात कर लें, चाहे दुर्गा प्रसाद यादव की बात कर लें, इन लोगों को इन्होंने ठगा है कांग्रेस ने। और कोई भी मुख्यमंत्री अगर 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा करेगा तो बताइए श्रीवास्तव जी, बिहार का विकास कैसे होता? ये लोग पलायन करते रहे मुख्यमंत्रियों को। सिर्फ 5 मुख्यमंत्री जो बने हैं, जिसमें पहला महागठबंधन के महामाया प्रसाद बने थे, उनको भी इन लोगों ने उतार दिया। कर्पूरी ठाकुर जी बने, इतने अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, और आज देखें भारत में भारत रत्न उनको देने का काम किए देश के प्रधानमंत्री, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। कर्पूरी, कर्पूरा, धर अस्तूरा, ऐसे नारे लगा लगा के उनको भी उतार दिए। तो इन लोगों ने, कांग्रेस की रीति रही, रिवाज रही हमेशा फूट डालो राज करो। और उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बने हैं। आप देखिए, देश की आजादी के बाद एक लालू प्रसाद यादव जी बने, उनके कार्यकाल तो दुनिया जान रही है। राबड़ी जी बने, या नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल लगभग 20 साल से चल रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहार को विकास के मॉडल पे, अटल जी के सपने को उन्होंने साकार किया, अटल जी के सपने को पूरा किया। और दूसरी तरफ हम बात करें, आज बिहार में क्या स्थिति है, या तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोल रहे हैं, अरे भैया, राजनीति विरासत श्रीवास्तव जी तेजस्वी संभाल रहे हैं लालू जी को, और लालू जी को 28 साल हो गए मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए, लेकिन आज फिर वो उनकी उम्र को देखिए, पेरोल पे चल रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, किडनी उनकी खराब है, फिर भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बन गए। तो ये बिहार का है, और उस पर तेजस्वी जी ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, आपको ज्ञान देना तो अपने नहीं, देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको नहीं बताते हैं। ये तो आप लोग भी कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है, अगर परिवारवाद की पार्टी है तो परिवार का ही कोई अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सवाल ये भी तो उठा रहे हैं वो लोग कि 20 साल से तो आप भी शासन कर रहे हैं, तो 20 साल में ये जो पलायन का मुद्दा है, या ये पलायन की समस्या है, इसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए? हम वोटर वाले पे बाद में आएंगे, पहले इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। विपक्ष भी लगातार आपसे पूछता है कि आप उनके 15 साल के जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन अपने 20 साल के बारे में आप नहीं बताते कि 20 साल में ऐसा क्या आपने ठोस कदम उठाया जिससे पलायन को रोकने में थोड़ी सफलता मिलती। नहीं, बिहार के अंदर औसतन देखिए, जो एनसीआरबीसी का डाटा है या नीति आयोग कर रहा है, कि बिहार में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पलायन में बिहार ने 96% 2005 के बाद सुधार किया है। जो लोग 2005 से पहले श्रीवास्तव जी चले गए थे प्रदेश छोड़कर, उन लोगों को लाने का काम हमारा लक्ष्य था कि 2 करोड़ लोगों को हम लोग
चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को लाने का लक्ष्य है। और हम भी काम भी कर रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको पता होगा श्रीवास्तव जी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा चल रहा है, इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हैं, वो पूरा देख रहे हैं कि बिहार पर ही देश के प्रधानमंत्री ने फोकस किया। अगर बिहार की चिंता बीजेपी की नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा कि पहले प्रथम प्रधानमंत्री बने कि बिहार में 51 बार आए हैं, 51 बार आए हैं। चुनाव 2014 के बाद 51 बार 2014 और 2025 के बीच में आए। तो उनको बिहार से प्रेम है। बिहार में उन्होंने संकल्प लिया, बिहार को विकसित बनाना, बिहार को पलायन रोकना, बिहार को रोजगार देना, उनका एक मकसद है। और जब भी आते हैं तो बड़े उद्योग लगवा के जाते हैं। हमने कहा कि पिछली बार आए एनटीपीसी का सबसे बड़ा 50,000 करोड़ का उद्योग लगाया। जब एनटीपीसी का लगेगा, जहां बिजली बनेगी भी और बिजली बेची भी जाएगी, तो बिहार उस राज पे जा रहा है। आप आरा और बक्सर में चले जाइए तो एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला की इंडस्ट्री वहां लग रही है। एचसीपीसीएल का एक सबसे बड़ा अपने बेगूसराय में हम लोगों ने लगाने का काम किया। अभी हाजीपुर वैशाली में एक सबसे बड़ा उद्योग लगने जा रहा है, जहां पे लोग 5 या 10 लोग वहां पे नौकरी करेंगे। तो हम लोगों ने नौकरी तो दी, साथ में रोजगार भी दिया। और हम मुद्रा योजना के माध्यम से हम लोगों ने लोगों का आत्मनिर्भर भी किया। बिहार में आप चले जाए, गाँव गाँव में लोग जो है जीविका के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है। 10,000 समूह है बिहार के अंदर, 10,000 महिलाओं के समूह है, जिससे मुख्यमंत्री जी को वोट भी देते हैं। और जीविका के माध्यम से जो सरकार की जो योजनाएं होती है, चाहे किसी काम की जरूरत होती है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे अंचल विकास पदाधिकारी हो, चाहे एसडीओ साहब है, वो जीविका के माध्यम से वो सरकारी काम को कराते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, चाहे महिलाओं को। आज बिहार प्रथम राज्य है जहां 50% नौकरी महिलाओं को बिहार में हम लोगों ने दिया है, चाहे रोजगार में हो। आज चाहे बिहार में अभी इस बार बजट में देखा होगा कि 2025-26 के बजट में पिंक बसें की हम लोगों ने बात की, पिंक टॉयलेट की बात की। पिंक बसें में महिलाएं ड्राइवर भी होगी, कंडक्टर भी होगा, सवारी भी महिला होगी। तो हम लोगों ने काम किया है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास एजेंडा है, हम लोग पास हर समय रोड मैप है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ बातें करना। आज हम लोग जंगल राज की बात क्यों करें श्रीवास्तव जी? आज राजनीति विरासत, लालू जी की राजनीति विरासत कौन संभाल रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव। हम तेजस्वी जी से पूछेंगे ही। अगर दूसरा कोई विरासत संभालता, पार्टी चलाता, तो हम नहीं पूछते। लेकिन अपने परिवार के लोग ही उनके चला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद है, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री हैं। अब बताए, बिहार में 14% यादव की संख्या है। और बिहार में जब यादव की संख्या है तो मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो राबड़ी देवी जी को बना दिया, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बेटे को तो बना दिया 2-2 बार, तेज प्रताप को मंत्री बना दिया। मीसा भारती राज्यसभा में थी रहते हुए, उनका कार्यकाल बचा हुआ था, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। रोनिया आचार्य हमारी छोटी बहन है और रहती है सिंगापुर में, उनको चुनाव लड़वा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा गैंग है इन लोगों के। इन लोगों ने किसी का विकास नहीं किया। आप बताइए, कहते हैं हम एक तरफ समाजवाद है। कैसा समाजवाद भाई? बिहार के अंदर 13 करोड़ संख्या, क्या 13 करोड़ सारे समाजवाद नहीं है? सिर्फ माई समीकरण, यादव और मुस्लिम समीकरण, इन लोगों ने बिहार को ठगा है, मूल रूप से ठगा है और ठगने का काम कर रहे हैं। आज भी लालू प्रसाद यादव जी का आपने देखा होगा अपने जन्मदिन पे एक उनके विधायक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, जिनके प्रस्तावना से आज देश चल रहा है। आज उनकी तस्वीर अपने पैरों पर रखते हैं। तो चलिए, इस पे तो हम लोग कर चुके हैं बहस। माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूँ। अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ा गर्म है पिछले 48 घंटों से माहौल, बिहार का ही नहीं बंगाल का भी गर्म हो गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि बिहार के बहाने बंगाल पर निशाना साधा जा रहा है। ये वोटर लिस्ट में जो अचानक बदलाव की बात हो रही है, तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के सारे लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको पता होगा। तो अचानक से जो चुनाव आयोग का ये फैसला है या नोटिफिकेशन है कि भाई आपको जो है माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र देना होगा, अगर 87 से 2003 दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं, तो 2003 के बाद अगर पैदा हुए तो भाई आपको जो है माता पिता दोनों का देना होगा। तो ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव की ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप अब समय बिहार का में बाढ़ का सीजन शुरू हो गया है, लोग बाहर का, ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, तो कागज कहां से लाएंगे? देखिए, बिहार के लोगों के पास तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रश्न उठा रहे हैं, उनको चिंता है। मैंने कहा ना, एक समीकरण है, घुसपैठिए का समीकरण है, माय समीकरण है। इस कारण से उस जान रहे हैं कि जो अति पिछड़ा, दलित, इनका वोट बनेगा, वोट बैंक होगा, वो जो है वोट किसको देगा? भारतीय जनता पार्टी को देगा। इसीलिए उनको चिंता बनी हुई है। बार बार कह रहे हैं, जहां पे उनका वोट खत्म होता है वहां से हमारा स्टार्ट होता है।
उनका वोट बैंक 35% है, हम 35 से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 30% तो अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट है, जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री ने काम किया, चाहे ईबीसी के माध्यम से हो, चाहे आपके पिछड़ा अति पिछड़ा जो आयोग बना के माध्यम से हो, हम लोगों ने काम किया है, इन लोगों के लिए इसलिए चिंता है। और एक बताते हैं, हम दलित भाई हैं, क्या दलित का वोट का अधिकार नहीं? उनके वोटर में अगर हम नाम डालते हैं तो हम अपने लोगों को पहचान रहे हैं, लेकिन उनको चिंता है घुसपैठियों को, जो बंगाल के रास्ते बिहार में घुसते हैं, जो बंगाली हैं, बांग्लादेश से आते हैं, तो इन लोगों का जो घुसा हुआ वोट, वो वोट जो बना के ये लोग रखे हुए हैं, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग कर रहा है, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? ये सिर्फ राजनीति करना है, इनको किसी ना किसी तरह बहलाना फुसलाना है। बिहार की जनता बेखूबी से जानती है श्रीवास्तव जी कि वोट किसको देना है, हमारा विकास कौन कर सकता है। इसीलिए आप देखिए, इनके यहाँ एक एक गाना चलता है, एक एक गाना चलता है, गमछा घुमाते हैं। हम तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की उम्र लंबी हो, ऐसी तरह महागठबंधन को आशीर्वाद देते रहें, और लालू जी जब तक जिंदा रहेंगे तो बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनती रहेगी। नहीं तो तेजस्वी तो ये कह रहे हैं, या कांग्रेस वाले पवन खेड़ा भी थे, आप देखे होंगे, कह रहे हैं कि भाई ये काम जो है चुनाव के बाद भी हो सकता था, क्योंकि इस काम में इतनी जल्दी 3 महीने में कैसे होगा? देखिए, हमारा देश अब डिजिटल हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कल एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने अपने मोबाइल से वोटिंग करने का रास्ता निकाल लिया है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। हम कंपेयर अपने जापान से भी आगे निकलने की कोशिश करें, चीन से तो निकल ही गए, हम जापान से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुराने ख्याल में, लालटेन में जो अभी भी तेल डाल रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे, हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। कैसे बिजली फ्री आएगी? सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली फ्री आएगी। ये कहेंगे हम बिजली का बिल नहीं लेंगे, लालटेन में तेल डलाइए। तो इनकी मानसिकता जो है पीछे वाली मानसिकता है। आप बिहार से लेकर देश आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं जनधन खाता हम लोगों ने कैसे खोल दिया। आज पेटीएम सबके हाथों में, मोबाइल में, हर बैंक का खाता लोगों के हाथ में मोबाइल में है। और हाँ, पेटीएम हो, चाहे गूगल हो, चाहे किसी भी फोन पे हो, हर आदमी का बैंक अपने हाथ में आ गया है। तो हम लोग ने काम किया, डिजिटल किया, डिजिटल के माध्यम से अब 1 महीने में देखिएगा सर्वे हो जाएगा, 1 महीने में काम हो जाएगा। हर बूथ पे बीएलओ पहुंच जाएंगे, हर बूथ पे जाके सर्वे करवा के लोगों का कितने देर का काम है। ये सिर्फ इनको राजनीति करना है, किसी न किसी मुद्दे को उठाना है जिसका कोई लाभ नहीं है। एक बार भी बिहार की विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग पर कभी लगा देंगे, जो संवैधानिक संस्था है, चाहे ईडी और सीबीआई पे उंगली उठा देंगे, इनका एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए मैं कहता हूँ तेजस्वी जी, बिहार में एक अच्छा रोड मैप लेकर आइए, रोड मैप रखिए, उस पर काम कीजिए। कभी कहेंगे माँ बहन योजना, श्रीवास्तव जी माँ और बहन की योजना तो आप जान ही रहे, माँ को मुख्यमंत्री बना दिया, बहन को राज्यसभा लोकसभा भेज देते हैं। तो ये सब की योजना है, ऐसे है, इन लोगों का चलता रहेगा। ये बिहार में कभी विकास नहीं करेंगे, ना मुद्दा है इनके पास। तो चलिए सर, राजेश जी, आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह से रोजगार की आप बात कर रहे हैं, बढ़ाने की, पलायन रोकने की आप बात कर रहे हैं, और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ये आपकी बातें जो है धरातल पर दिखाई देंगी। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।